हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं, कृपया उसे पहले आप देखें, तो उसके बाद इसे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी बातें। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कुछ टॉपिक सीखे थे। उसमें इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी के फार्मूला J इक्वल टू NEVD या J इक्वल टू I/A, यानी कि करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, हम लोग पढ़े थे। आज उसके बाद की हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ से रिलेटेड। तो उससे जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उस टॉपिक को हम ओम्स लॉ से कोरिलेट करके आपको सिखाएंगे। यानी कि जितने भी ये फार्मूला पढ़े हैं, जैसे देखिए एक बार उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग ने करंट की फार्मूला पढ़े थी, I इक्वल टू NEAVD, है ना। करंट की फार्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। फिर हम लोगों ने पढ़ा करंट डेंसिटी की फार्मूला, करंट डेंसिटी की फार्मूला NEVD। ठीक, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हम लोग यहाँ सीखे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फार्मूला स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ। और भी बहुत सारे फार्मूला थे। फिर था यहाँ लैम्डा इक्वल टू हाफ E बाई m इंटू टाउ स्क्वायर। लैम्डा इज मीन फ्री पाथ, औसत मुक्त पथ जिसको हम लोग बोलते थे। फिर हम लोग ये भी सीखे थे कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई m, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट हो गया, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ और एक्सेलरेशन, ये हम लोग सीख चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग कंडक्टिविटी का फॉर्मूला सीखे थे। कंडक्टिविटी NE स्क्वायर टाउ बाई m, NE स्क्वायर टाउ बाई m। कंडक्टिविटी को हिंदी में हम लोग चालकता बोलते हैं। और ये भी सीखे थे कि चालकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के प्रवाह पर निर्भर करता है, लेकिन वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या इकाई आयतन से, इकाई वॉल्यूम से प्रवाहित होनी चाहिए। फिर ये भी सीखे थे कि चालकता विश्राम समय के सीधा समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। सो आपका रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ तक ये चीज़ हम लोग सीख चुके थे। फिर अब जो हम लोग टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो इसी का यूज करके हम लोग पहुँचेंगे ओम्स लॉ पर। तो आप देखें और इसको समझने का प्रयास भी करेंगे आप कि देखें यहाँ हम लोग लिखे कि सिंस J इक्वल टू NEVD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला है। करंट डेंसिटी के फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में हम लोग लिखे हैं J इक्वल टू NEVD। J करंट डेंसिटी है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपवाह वेग। चलिए आगे बढ़ते हैं। NE और VD को हम लोग लिख सकते हैं क्या? VD को लिख सकते हैं ये वाला टर्म स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड बाई m, स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ। दिस इज द टाउ यहाँ नहीं होगा, क्लियर? टाउ यहाँ नहीं होगा, स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ। टाउ था, ओके ओके, टाउ रहेगा। तो देखिए यहाँ रिलेशन आएगा NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई m इंटू कैपिटल E इक्वल टू J। आपने अभी देखा कि हम लोग यहाँ इस टर्म को बोले थे NE स्क्वायर टाउ बाई m को हम लोग क्या बोले? सिग्मा। ये चीज़ें हम लोग सीखे हैं।
तो इसके जगह पर हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू ई, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब देखें, अगर आप यहां से देखो, ध्यान दो, तो सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हो J बाई ई, यानी कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रेशियो हमको कंडक्टिविटी देता है। चालकता का ये फॉर्मूला है कंडक्टिविटी, जिसे हम हिंदी में चालकता बोलते हैं। क्लियर? एक सेकेंड आप सोचो और समझने का प्रयास करो। अगर हम यहां से सिग्मा को हटा दें तो मेरा रिलेशन आएगा J प्रोपोर्शनल टू E, और J भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमने आपको ये भी बताया था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी, यानी कि धारा घनत्व की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होती है। ऐसा हमेशा होगा, ऐसा हमेशा होगा। तो हम ये बोलेंगे कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यही आपका ओम्स लॉ है, यही हम लोगों का ओम्स लॉ है। कहोगे सर ये तो ओम्स लॉ हम लोगों को कुछ अलग लग रहा है, हम लोग तो पढ़े थे ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, V प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? सर ये तो नहीं पढ़े थे, जूनियर सेक्शन में 10th क्लास में पढ़े थे। ये होता, ये देखिए, ये भी इसी से वो फॉर्मूला आपका डिराइव होता है। कैसे होता है इसको भी हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं और देखते हैं। तो ओम्स लॉ में आप एक रिलेशन यहाँ याद रखेंगे कि ओम्स लॉ में वेक्टर J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर E, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे और इसका यूज करके हम लोग V प्रोपोर्शनल टू I तक कैसे पहुँचें, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देखिए, अभी हम लोग जो फॉर्मूला सीखे J इक्वल टू N E स्क्वायर टाउ बाई M इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दो कि हम अगर एक कंडक्टर बनाएं, अगर हम एक कंडक्टर इस तरह से बनाएं और कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, बैटरी की जो EMF है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट है। क्लियर? तो यहाँ बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ बैटरी की निगेटिव टर्मिनल। अगर इसके निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव पोटेंशियल इसको बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं हम लोग लो पोटेंशियल, जिसको LP बोलते थे। अब पॉजिटिव वाला को बोलते हैं हाई पोटेंशियल। तो अब सोच के देखो, अगर हम लो पोटेंशियल को 0 वोल्ट मान लें, हाई पोटेंशियल को V वोल्ट मान लें, तो यहाँ V वोल्ट होगा, यहाँ 0 वोल्ट होगा, तो यहाँ भी 0 वोल्ट होगा, यहाँ भी 0 वोल्ट होगा और यहाँ भी 0 वोल्ट होगा। उसी प्रकार यहाँ जब V वोल्ट है तो ये भी V वोल्ट होगा, यहाँ भी V वोल्ट और ये भी V वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर? और कंडक्टर की लेंथ को हम L मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला आएगी वो V बाई L हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर V बाई L, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, यानी कि लेंथ। इसे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ये जो V बाई L है इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत विभव प्रवणता, विद्युत विभव प्रवणता। ठीक? क्लियर? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो विद्युत प्रवणता वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि होती है। अब देखें,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई एल आया। तो इसमें जहां हमको ई दिख रहा है उसके जगह पर हम वी बाई एल पुट करेंगे। तो देखिए जो यहाँ टर्म था, टर्म क्या था कि एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी आई कितनी, तो वी बाई एल। तो यहाँ हम वी बाई एल पुट करेंगे। तो वी बाई एल अगर हम यहाँ रखते हैं तो हमारे पास रिलेशन आएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू एल इंटू वी इक्वल टू जे। तो ये जो रिलेशन आया, ये रिलेशन आया आपका करंट डेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में। V मेरा क्या है, तो V है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो करंट डेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन आया। थोड़ा सा और सोचते हैं, इस करंट डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं I बाई ए। करंट डेंसिटी को लिख सकते हैं I बाई ए इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम एल इंटू वी। इस पूरा टर्म को आप देख रहे हैं, जितना टर्म है इस सारे टर्म को उधर लेकर जाएं आप। तो देखिए हमारे पास आएगा क्या, v इक्वल टू लेके जाएंगे तो आएगा एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई। देखिए यही रिलेशन आएगा आपका, इसे देखा ध्यान से, ये रिलेशन हमारे पास आएगा v इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। क्लियर? तो अब ध्यान से आप देखें और समझने का प्रयास करें कि ये वाला जो टर्म हमारे पास है, ये वाला एन आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉन से टाउ रिलैक्सेशन टाइम है और ए इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सारा का सारा इसमें कांस्टेंट है। मतलब कहने का ये कि सर यहाँ जो हमारे पास फॉर्मूला आया v इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई में ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये तो कांस्टेंट है। तो सर इस कांस्टेंट का नाम हम क्या दें? तो ये जो आपका कांस्टेंट दिख रहा है, इस कांस्टेंट को हम लोग नाम देते हैं R, जिसको आप रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ R इक्वल टू हमने क्या माना, R इक्वल टू हो जाएगा एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। दिस इज द कांस्टेंट टर्म विच नेम इज रेजिस्टेंस। R को हम नाम यहाँ देंगे रेजिस्टेंस, हिंदी में बोले तो प्रतिरोध। क्लियर? देखिए इसके बारे में हम और भी आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और यहाँ ध्यान दें, इतना के बदले हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आई आर। जब r को आप यहाँ से हटाओगे तो v प्रोपोर्शनल टू i। तो इसी को आप बोल रहे थे ओम्स लॉ, है कि नहीं? ओम्स लॉ। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आप लेंथ को चेंज कर दोगे ना, लेंथ को अगर आप चेंज करोगे तो लेंथ को चेंज करने से आपका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो आपका करंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। सोच के देखो, इस फॉर्मूला में L आया, अगर आप L की वैल्यू को चेंज करते हो यानी कि लेंथ को चेंज करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने से आपका इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ये इक्वेशन ये बोलना चाहता है। इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ चेंज नहीं हो, यहाँ तक कि अगर आप एरिया को भी चेंज करते हो तब भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आपका चेंज होगा, देखिए करंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, है ना? तो आप यहाँ बोल सकते हो कि सर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन कहीं भी अगर हम कंडक्टर के लेंथ को चेंज किए या कंडक्टर की थिकनेस को चेंज किए तो हमारे वहाँ कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस या करंट पर इफेक्ट पड़ेगा।
बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो लेंथ कांस्टेंट रहे, उसकी थिकनेस फिक्स रहे, उसके डायमेंशन फिक्स रहे, तो ये कब पॉसिबल है? जब हम वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट रखें। तो आप याद रखें, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी ये रिलेशन सही हो, तो ओम साहब बोले थे क्या कि देखिए ये ओम्स लॉ, या तभी आप उसको बोल पाओगे या तभी ये वैलिड होगा जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा। ये अप्लीकेबल होगा, इसका कंडीशन है। ये अप्लीकेबल तभी होता है जब अप्लीकेबल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर या स्ट्रेन एंड स्ट्रेन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तब यहां बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इसी को आप लोग पढ़े हो, इसी को ही आप लोग ओम्स लॉ बोलते हो। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें तो ये फॉर्मूला भी डिराइव हुआ है कहाँ से? तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई से। तो ये भी रिलेशन वहीं से आया है, J प्रोपोर्शनल टू ई से। इसलिए हम बोलते हैं कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ओम्स लॉ एंड V प्रोपोर्शनल टू I, तो है ही ओम्स लॉ, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या सीखना है? और ये सीखना होता है कि सर ओम्स लॉ वैलिड कहाँ है, कब कब ये एप्लीकेबल होता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अप्लाई होगा, हमने आपको बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या प्रेशर कांस्टेंट होगा या स्ट्रेन कांस्टेंट होगा, उस कंडीशन में ओम्स लॉ वैलिड होता है। फिर अब देखिए इस ओम्स लॉ को और आगे इसकी एक्सपेरिमेंट कैसे की गई, इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दे दें। ओम्स लॉ या ओम्स एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ओम साहब का जो एक्सपेरिमेंट था उस पर थोड़ा सा यहाँ गौर करें। ओम साहब ने एक कंडक्टर लिया, वो कंडक्टर किसी खास एलॉय के लिया था और कंडक्टर था नाइक्रोम का। देखिए अगर हम आपको बताएं नाइक्रोम के बारे में, तो नाइक्रोम एक आपका एलॉय होता है और ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? तो निकेल का, फिर इसमें क्रोमियम रहता है, फिर इसमें मैग्नीज, फिर इसमें आयरन। इतना का कॉम्बिनेशन है नाइक्रोम। और नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है या फिर रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कि इससे जो करंट का फ्लो होता है या चार्ज का फ्लो होता है, वो चार्ज के फ्लो को बहुत ज़्यादा अपोज करता है। कौन? ये नाइक्रोम। यहाँ तक कि जितने भी एलॉय होते हैं ना, वो सब अपोज करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यही अपोज करता है। इसका अपना इम्पोर्टेंस है। तो इसको अपोज करने के कारण ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। और जब ये हीट हो जाता है तो उसी हीट का यूज करके हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे चीज़ यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन का जो नीचे वाला प्लेट होता है, बॉटम वाला, वहाँ भी आप देखेंगे तो नाइक्रोम का यूज किया हुआ होता है। और नाइक्रोम जब गर्म होता है तो प्लेट गर्म हो जाता है और उस गर्म प्लेट को हम लोग क्लोथ पर उसको मतलब रब करते हैं तो क्लोथ सीधा करने में काम आता है, यानी कि आयरन कर देते हैं। यहाँ तक कि वाटर को हॉट करने में, यानी वाटर हीटर होता है, गीजर होता है, या फिर आप देखें रूम हीटर होता है, तो उसमें भी सब वायर का आप यूज कर सकते हैं और होता भी है। तो इस तरह से जिसकी भी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है वो हीट हो जाता है। और उस तरह के वायर को थर्मल एलिमेंट कहा जाता है।
एक ऐसा वायर जिससे करंट फ्लो करने से वो ज़्यादा हीट करने लगे, उसको थर्मल एलिमेंट कहा जाता है। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो इन्होंने नाइक्रोम का वायर लिया था और इन्होंने क्या किया, एक यहाँ एमीटर कनेक्ट किया, उसके बाद यहाँ की प्लग था, फिर इसके साथ इन्होंने बैटरी कनेक्ट किया, उसके बाद इन्होंने यहाँ एक रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, है ना। इस तरह से उन्होंने सर्किट बनाया। फिर इन दो पॉइंटों के बीच, कंडक्टर के दो टर्मिनल लिए, इन दोनों पॉइंटों के बीच उन्होंने क्या किया कि वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। हाँ देखिए, वोल्ट मीटर इन्होंने कनेक्ट किया ताकि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम रीड कर सकें। और यहाँ जो ये यूज किया गया, इसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि आवश्यकता के अनुसार इस रेजिस्टेंस को उन्होंने चेंज करते गए और चेंज करने से जो इफेक्ट पड़ा उसको उन्होंने नोट करते गए। उसके हिसाब से उन्होंने अपना एक कंक्लूजन दिया। तो अब देखें कि ये सर्किट बनाने के बाद जब इन्होंने बैटरी यहाँ कनेक्ट किया है तो करंट की फ्लो तो हो रही होगी। तो करंट की फ्लो मान लीजिए कि आई हो रही है ना, आई हो रही है। तो एक लिस्ट उन्होंने इस तरह से तैयार किया, है ना, एक लिस्ट यहाँ तैयार किया। यहाँ लिखा उन्होंने क्या, वोल्टेज, जो वोल्टेज उन्होंने गिवन किया। यहाँ लिखा उन्होंने करंट और यहाँ लिखे उन्होंने V/I का रेशियो, है ना। अब देखिए, पहले उन्होंने V1 वोल्टेज दिया, फिर उन्होंने V2 वोल्टेज दिया, फिर V3 वोल्टेज दिया। इस तरह से वोल्टेज यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने चेंज करते गए, बदलते गए। यहाँ बैटरी के पोटेंशियल पहले V था, फिर V1, फिर V2, फिर V3, इसे चेंज करते गए। जब ये चेंज किए तो क्या पाए कि यहाँ करंट I1 मिल रहा है, फिर यहाँ I2 मिल रहा है, फिर यहाँ I3 मिल रहा है। मतलब जब V1 वोल्ट हमने दिया तो करंट हमको I1 मिला, V2 दिए तो I2 मिला, V3 दिए तो I3 मिला। जब इसका रेशियो उन्होंने निकाला V1/I1, फिर इस दोनों का रेशियो V2/I2, फिर इस दोनों का रेशियो V3/I3, तो सब रेशियो सेम आया, यानी कि कांस्टेंट आया, सेम आया। अगर इसका वैल्यू C आया तो इसका भी C आया, अगर इसका वैल्यू R आया तो इसका भी वैल्यू R आया। मतलब कहने का मतलब कि सारी वैल्यू सेम आई। अगर यहाँ वैल्यू 1 आ रही है तो यहाँ भी वैल्यू 1 आ रही थी, यहाँ भी वैल्यू 1 आ रही थी। तो इसी कांस्टेंट वैल्यू को उन्होंने नाम रख दिया रेजिस्टेंस। और इसी रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। V और I जो कांस्टेंट आया, उसी कांस्टेंट का नाम रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, और इसी का SI यूनिट ओम होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में आप यहाँ देख रहे हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो अगर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर कांस्टेंट नहीं आया तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। एक और बात समझने वाली है कि एक ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने मान लीजिए यहाँ नाइक्रोम लिया था, क्लियर। तो नाइक्रोम हमने यहाँ लिया था तो हमने देखा कि वोल्टेज चेंज करने से करंट तो चेंज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेशियो लेने पर सेम आ रहा है, सब इक्वल आ रहा है। तो हम कहेंगे कि नाइक्रोम ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसके जगह पर हम कोई यूज कर लें, कोई और मटेरियल इन द सेंस क्या, जैसे कि मान लीजिए कि इसके नाइक्रोम के जगह पर अगर हम यूज कर लें सेमीकंडक्टर, नाइक्रोम के जगह पर हम यूज कर लें सेमीकंडक्टर। जब हम सेमीकंडक्टर यूज करेंगे, सेमीकंडक्टर में बहुत सारे डिवाइस आते हैं, जैसे आपका डायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, है ना, वाल्व, ट्यूब, बहुत सारे के होते हैं, गैसेस, क्रिस्टल, ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर हैं। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। कौन कौन? गैसेस, क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ये सब जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ जब सेमीकंडक्टर रखेंगे तो इसको ये फॉलो नहीं करेगा, तो वो नॉन ओमिक कंडक्टर हुआ। तो एक ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे ओमिक कंडक्टर कहते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं।
तो ओम्स लॉ में एक ही पॉइंट यहाँ एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला ये कि V और I का रेशियो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर। अब देखें फिर हम लोग क्या किए, ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट था, तो यहाँ से हमको मिल गया V प्रोपोर्शनल टू I, और जो हम डेटा पहले बनाए थे उसका ग्राफ अगर हम स्केच करें, V और I ग्राफ, तो हमको स्ट्रेट लाइन मिला, ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला। तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो आपने स्लोप के बारे में पढ़ा होगा। जब हम इसका स्लोप निकालेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ है ना, यानी कि tan थीटा, तो आप देखेंगे तो आएगा V/R, यानी V/I इज इक्वल टू R। R को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि VI ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। क्लियर। तो VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है, प्रतिरोध देता है। एक और कंडीशन यहाँ हमको मिलती है, वो क्या कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कि I है आपका, ये V है, V एक्सिस I एक्सिस, दो एक्सिस हमने बनाया है, और एक ग्राफ ऐसे दे दिया, ये θ1, और एक ग्राफ और हमको कुछ बना कर दे देगा इस तरह से, ये θ2। अब पूछेगा इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो भाई जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और स्लोप ज़्यादा होने का मतलब tan थीटा ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल ज़्यादा है, θ1 ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2। सो हम ये बोल सकते हैं कि R1 ग्रेटर देन R2, यानी कि पहला कंडक्टर का रेजिस्टेंस दूसरे कंडक्टर से ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस की कंपैरिजन करना होगा अगर ग्राफ से, तो स्लोप का यूज करेंगे, और स्लोप से हम रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे और उसका कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था आपका ओम्स लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सर आपने यहाँ जो रेजिस्टेंस के बदले में जो फॉर्मूला हमको दिया, ML डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टाउ A, है ना, फिर सिग्मा का फॉर्मूला दिया NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई M, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्चुअली ये करता क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी, ठीक, कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर कंडक्टिविटी का आप सिग्मा लिखते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, या यूँ बोल सकते हैं कि ρ इक्वल टू 1/σ। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि सर अगर सिग्मा ज़्यादा होगा तो ρ कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक, इन्वर्स है। आप देखते हो कि सिग्मा ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि n ज़्यादा है या टाउ ज़्यादा है, तो इसमें अगर ρ कम है इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे चीज़ें सिचुएशन यहाँ मिलेगी। आप देखो सिग्मा ज़्यादा तो n ज़्यादा, टाउ ज़्यादा, लेकिन ρ कम, तो हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और टाउ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है, तो आप ये भी देख सकते हो कि सर सिग्मा बराबर आपने बताया था NE स्क्वायर टाउ बाई M, तो ρ बराबर हम लिख सकते हैं क्या 1/σ। जब आप इसको 1/σ करोगे तो M/, आ जाएगा NE स्क्वायर इंटू टाउ। आप देखें ये ρ का फॉर्मूला है। एक और बात, कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या होगी, तो कंडक्टिविटी की SI यूनिट होती है पर ओम पर मीटर। इसको हम लोग सीमेन पर मीटर बोलते हैं, सीमेन पर मीटर, ठीक। यह आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, कंडक्टिविटी स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर आप रेजिस्टिविटी की बात करते हो तो रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट होगी
वो कंडक्टिविटी का इन्वर्स होगा, यानी कि ओम इंटू मीटर होगा। और रेजिस्टिविटी डिपेंड्स किस पर करेगा? तो रेजिस्टिविटी दो बातों पर डिपेंड करेगा, एक मटेरियल पर डिपेंड करेगा, दूसरा टेम्परेचर पर, और तीसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम पर, चौथा रिलैक्सेशन टाइम पर। किस पर डिपेंड नहीं करेगा? तो रेजिस्टिविटी बॉडी के या कंडक्टर के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में बहुत विस्तार से सीखेंगे, है ना। तो आप इसे रिवाइज कीजिएगा, फिर अगला लेक्चर मेरा जो आएगा वो 3 टॉपिक से रिलेटेड होगा। पहला होगा आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, और इस तीनों में क्या रिलेशन है, क्या इसके बीच कैसे इस तीनों के बीच कंपैरिजन करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर हम लोग मिलेंगे।